आज की इस क्लास में हम रिवीजन करेंगे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होना चाहिए और आप अपना चैप्टर सेकंड निकाल लीजिए जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये चीज़ें ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या स्टडी करना है। तो आपके दिमाग में सीधा सा मैप बना हुआ होना चाहिए कि सबसे पहले हम किंगडम का बेसिक पढ़ते हैं इस चैप्टर में। उसके बाद किंगडम मोनेरा पढ़ते हैं जिसमें यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया पढ़ना है। थर्ड टॉपिक हमारा प्रोटिस्टा होगा जिसमें से हमें ये टॉपिक स्टडी करना है क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। फिर हम स्टडी करेंगे किंगडम फंजाई को जिसमें फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूट्रोमाइसिटीज़ को स्टडी करेंगे। उसके बाद हमें वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स और लाइकेंस को स्टडी करना है। तो एनसीईआरटी निकालिए ये और अपनी बुक्स में आप मिलाइए कि आपके बुक्स में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स ये सारे टॉपिक हैं। आपके पास नई एनसीईआरटी की बुक होना चाहिए। और यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में लिखा है कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि 1 से 10 माइक्रोमीटर की ये साइज़ है। आप दिमाग में सोचिए कि ये जो साइज़ है ये किसकी हो सकती है 1 से 10 माइक्रोमीटर। तो ये साइज़ होती है प्रोकैरियोटिक सेल की, यानी कि ऐसी सेल्स जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस को शो करती हैं। बहुत पहले ये सेल्स बनी थी, इन्हीं को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं और इनकी साइज़ बहुत ही छोटी होती है। इस साइज में केवल एक क्रोमोसोम इनमें पाया जाता है। वहीं पर एक और सेल्स होती हैं जिनको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। उनका जो साइज होता है वो 5 से 100 नैनो माइक्रोमीटर के बीच में होता है। इस चैप्टर में जो हम 5 किंगडम पढ़ रहे हैं जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया होती हैं, इनको बनाया था साइंटिस्ट R.H. विटेकर ने। कौन से साइंटिस्ट थे? R.H. विटेकर साइंटिस्ट थे और इन्होंने ये बनाया था 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ये कब बनाया था? 1969 में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था। अब हम इस सीक्वेंस में स्टडी कर लेते हैं कि किस प्रकार से ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बना। जैसे कि अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे कि बताइए प्रकृति में कितने प्रकार के जीव होते हैं, तो वो सीधा सा बोल देगा कि प्रकृति में या तो जानवर होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं। फिर आप उससे पूछेंगे कि पेड़ पौधे कितने प्रकार के होते हैं, तो वो आपसे बोलेगा कि पेड़ पौधे छोटे होते हैं, थोड़ा बीच में मीडियम साइज के होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। फिर आप उससे पूछोगे कि जानवर कैसे होते हैं, तो जानवरों में वो कहेगा कि ऐसे जानवर, ऐसे प्राणी जिनमें खून होता है और जिनमें खून नहीं होता है। तो ये बात सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताई थी? तो ये अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि प्लांट को हर्ब सब ट्री में डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट एनिमल को हम इनमें रेड ब्लड और बिना रेड ब्लड वाले के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। इनके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। हमने आपको पहले चैप्टर में बता दिया था कि कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। और फिर यहाँ पर दूसरे चैप्टर में लिखा हुआ है कि इन्होंने प्लांट किंगडम, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम को बनाया था। प्लांट किंगडम में आपको पढ़ना पड़ेगा कि प्लांटी किंगडम जो है कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। आपको वीडियो में क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन आप केवल मेरी बातों को सुनते जाइए, आपको पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका इस 1 शॉट वीडियो को कंप्लीट करने के बाद गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि प्लांटी किंगडम का भी क्लासिफिकेशन किया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन किया था साइंटिस्ट बेंथम होकर ने। उसके बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आया। ये हम आगे प्लांट किंगडम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अरस्तु ने डिवाइड किया, उसके बाद लीनियस ने 2 किंगडम बनाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए हैकल। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको ना तो हम प्लांटी में रख सकते हैं ना एनिमेलिया में रख सकते हैं। तो हैकल साइंटिस्ट ने एक नई किंगडम बना दी, उसका नाम था प्रोटिस्टा। उसके बाद एक और नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक और नई किंगडम बना दी मोनेरा, जिनका नाम था कॉपलैंड। तो 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया कॉपलैंड ने।
3 किंगडम सिस्टम दिया है कल्लेम, लीनियस ने 2 किंगडम। उसके बाद साइंटिस्ट आए आर.एच. विटेकर। तो आर.एच. विटेकर ने एक नई किंगडम की डिस्कवरी की जिसका नाम था फंजाई। फंजाई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, डेड एंड डिके मटेरियल पर ग्रो करते हैं। हम आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद 3 डोमेन वाला क्लासिफिकेशन दिया था साइंटिस्ट कार्ल बूच ने, जो कि अभी करेंटली चल रहा है। चलिए हम सबसे पहले सिस्टम क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं जो कि मोनेरा है। अब मोनेरा क्या हैं? तो मोनेरा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, जिनकी साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होती है, उनको हम मोनेरा कहते हैं। और मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। यूनिसेलुलर यानी एक सेल उनमें होगी और एक ही सेल के अंदर उनका सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। और ना तो देखिए, चूँकि ये प्रोकैरियोटिक हैं तो इनका न्यूक्लियस भी आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम भी इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और जो मोनेरा किंगडम है इसमें मैक्सिमम आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, इसलिए कहा जाता है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। चलिए आपको एक एक लाइन पढ़ के सुना देते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी हमने लाइंस लिखी हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विथ मैक्सिमम डाइवर्सिटी, सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ नॉन सेलुलोज पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, ऑल टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है। शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं, स्पेरिकल, रॉड शेप, बेसिलस, स्पाइरल और यहाँ पर कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं। ये 2 जगह स्पाइरल लिखा है तो यहाँ से आप इसको हटा दीजिए। स्पाइरल है स्फेरिकल कोकी शेप, रॉड से बेसिलस, स्पाइरल शेप और विब्रियो कॉमा शेप। उसके बाद स्टेनिंग के अनुसार बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिवाइड किया गया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बाहर की तरफ होती है और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन भरा हुआ होता है। बाहर की साइड में जो सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा होता है। वहीं पर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन बीच वाली लेयर में होता है और सेल वॉल में 3 लेयर होती हैं। आप ऐसे समझिए जैसे ये कलर चेंज कर लेते हैं, साइज बढ़ा लेते हैं, जैसे ये 3 लेयर हैं। ये 3 लेयर किसकी हैं? सेल वॉल की हैं। ये 3 लेयर हो गई सेल वॉल की। तो जो ये पेप्टाइडोग्लाइकन है ये बीच में पाया जाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है, इसीलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आगे लिखा हुआ है सेल वॉल, ठीक है, 3 लेयर होती हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल एस्चेरिया कोलाई और साल्मोनेला हैं। वहीं पर आगे बढ़ते हैं कि बैक्टीरिया आर वेरी सिंपल विथ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। बहुत ही सिंपल दिखने में बैक्टीरिया सिंपल होते हैं, इनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। सोचिए कि एक टीबी का बैक्टीरिया एक इंसान की ज़िंदगी खराब कर सकता है, एक एड्स का बैक्टीरिया HIV वायरस इंसान की ज़िंदगी खराब कर सकता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को शो करते हैं, दिखने में बहुत ही सिंपल लोग होते हैं। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से भी ये एनर्जी बना सकते हैं, इतनी ताकत ही बैक्टीरिया रखते हैं। मैक्सिमम बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, आपकी एक मुट्ठी भर मिट्टी में हज़ारों बैक्टीरिया हो सकते हैं, हज़ारों की लाखों बैक्टीरिया हो सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया में हेलोफिल्स आते हैं जो नमक में ग्रो करते हैं। साल्टी एरिया में थर्मोएसिडोफिल एसिडिक कंडीशन में ग्रो करते हैं। और मीथानोजन ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रो करते हैं जहाँ पर गोबर होता है, मीथानोजन। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से अलग होते हैं क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सेल वॉल होती है आर्की बैक्टीरिया की, इसीलिए ये यू बैक्टीरिया से डिफरेंट हैं। आप सोचिए कि एक एसिड के अंदर बैक्टीरिया है तो कितना कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर होगा उसकी सेल वॉल का। तो ध्यान रखना है यहाँ पर सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है। अब बात करेंगे यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया है ब्रिजिड सेल वॉल एंड फ्लैजिला। साइनोबैक्टीरिया में जो ग्रीन प्लांट जैसा क्लोरोफिल ये होता है। साइनोबैक्टीरिया आर
टेरेस्ट्रियल एल्गी नोस्टॉक एनाबीना में हेट्रोसिस्ट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन को करते हैं। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन फिजन के थ्रू होता है, बट अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर बनाते हैं। माइक्रोप्लाज्मा की साइज 0.3 माइक्रोमीटर होती है। 0.3 माइक्रोमीटर, आप सोचिए कितनी छोटी साइज है, 0.3 माइक्रोमीटर। वहीं पर हमने आपको पहले बताया था कि 1 से 10 माइक्रोमीटर साइज एक प्रोकैरियोटिक सेल की होती है। अब प्रोटिस्टा के और माइकोप्लाज्मा जो है इनमें ना तो सेल वॉल होती है, ना ही इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये सबसे छोटे पैथोजेनिक हैं, यानी ये एनिमल्स में और प्लांट में अपनी बीमारियां फैला सकते हैं, इसीलिए इनको पैथोजेनिक टू एनिमल एंड प्लांट कहा गया है। तो मोनेरा हमने समझ लिया है। अब समझते हैं प्रोटिस्टा को। प्रोटिस्टा सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोर देन 1 क्रोमोसोम इनमें पाया जाता है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक एनिमल्स, सम है सिलिया और फ्लैजिला। इनमें सिलिया भी हो सकते हैं और फ्लैजिला भी हो सकते हैं। बस आप इस क्लास को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्रोटिस्टा में बहुत सारे मेंबर आते हैं। सबसे पहले क्राइसोफाइट आते हैं। क्राइसोफाइट के मेंबर होते हैं डाइएटम्स होते हैं इसके अंदर। डाइएटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस भी कहते हैं। और वहीं पर एक और होते हैं जो कि हम गोल्डन एल्गी जिसको कहते हैं, उनको हम डेस्माइड कहते हैं। डेस्माइड को क्या है, गोल्डन एल्गी नाम से भी जाना जाता है। प्लैंकटन आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट। तो प्लैंकटन होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और पैसिवली यहाँ पर वाटर करंट में तैरते रहते हैं। डाइएटम टूथ एंड ओवरलैपिंग होती है और ये इंडस्ट्रक्टिव सेल वॉल इनकी होती है, क्योंकि इनके ऊपर सिलिका जमा हो जाता है, जो कि कई लाखों बिलियंस ऑफ ईयर के बाद डाइएटमस अर्थ बनती है। इनका यूज़ पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, इन सब में किया जाता है। उसके बाद ही दूसरा टॉपिक है यहाँ पर डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं कि डाइनोफ्लैजिलेट आर मोस्टली मेराइन फोटोसिंथेटिक, सेल वॉल में स्टेप सेलुलोज पाया जाता है आउटर सरफेस में। मोस्ट ऑफ देम में 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सनली। और फोरो में, इन फोरो यानी ये उसमें एक जगह होती है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए और उसमें से ये पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए जो जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम में 2 फ्लैजिला होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली, ट्रांसवर्सली, और सेल फोरो में ये धसे हुए होते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है रेड डाइनोफ्लैजिलेट का, और एग्जाम्पल दिया गया है गोन्यूलेक्स का, इसकी वजह से रेड टाइड आते हैं। और इनसे कुछ पॉइजनस केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे मैराइन लाइफ को खतरा रहता है, और कई मछलियाँ इनकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है मछलियों की। डाइनोफ्लैजिलेट में जैसा पिगमेंट पाया जाएगा वैसा उनका कलर हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, इसीलिए उनको मिक्सोट्रॉपिक कहा जाता है। ज़्यादातर ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ज़्यादातर मेजोरिटी आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म इन स्टेगेंट, रुके हुए पानी में होते हैं। इनकी सेल वॉल की जगह प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल कहते हैं। इसी की वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। यूग्लिना में फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। वहीं पर एक और टॉपिक दिया गया है जो कि स्लाइम मोल्ड अंडर सुइटेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम को बनाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर बनाते हैं। इनके जो स्पोर होते हैं उनमें ट्रू बॉल पाई जाती है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस ये स्पोर होते हैं जो कि कई सालों तक इन स्पोर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस फॉर मैनी ईयर, स्पोर डिस्पर्जन होता है एयर करंट के थ्रू। अब बात करेंगे अगले प्रोटिस्टा के मेंबर की जो कि प्रोटोजोअन्स होते हैं। प्रोटोजोअन्स को प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कहा जाता है। 4 प्रकार के प्रोटोजोआ दिए गए हैं। पहला क्लास है अमीबॉइडल प्रोटोजोआ। अमीबॉइडल अमीबा का एक एग्जाम्पल है कि अमीबा मेराइन अमीबा भी हो सकते हैं। जो मेराइन अमीबा होते हैं उनमें सिलिका की सेल पाई जाती है उनके सरफेस के ऊपर। अमीबा देखिए अपने नालियों में भी अमीबा होते हैं।
एंटी अमीबा हिस्टोलाइटा एक पैरासिटिक अमीबा है जो बीमारी कर सकता है। दूसरा प्रोटोजोआ दिया गया है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। इनके ये या तो फ्री लिविंग प्रोटोजोआ होंगे या पैरासिटिक होंगे। स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी होती है जो कि ट्रिपनोसोमा की वजह से होती है। यह एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है। सीलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल पैरामेसियम है। इसमें गुलेट कैविटी पाई जाती है जो कि बाहर की तरफ ओपन होती है और इसमें हजारों सीलिया पाए जाते हैं। स्पोरोजोन का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया पैरासाइट का एग्जाम्पल है। इसी की वजह से अलग अलग प्रकार के मलेरिया होते हैं। तो हमने दो प्रकार की चीज़ें यहाँ से समझ ली हैं कि एक तो बेसिक ऑफ किंगडम हमने समझ लिया कि किस प्रकार से किंगडम सिस्टम एवॉल्व हुआ। मोनेरा को हमने देखा कि यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं और ये किस प्रकार से आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस है। फिर हमने प्रोटिस्टा में से देखा क्राइसोफाइट को देखा, डाइनोफ्लेजिलेट को देखा, यूग्लिनॉइड को देखा, स्लाइम मोल्ड को और प्रोटोजोआ को समझ लिया है। अब हम आगे स्टडी कर रहेंगे किंगडम फंजाई की। किंगडम फंजाई उसके बाद वायरस वायरॉइड को देख लेते हैं। तो एक पेज और बचा है। धैर्य के साथ आप इस क्लास को कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि इससे बेहतर नोट्स आपको बहुत ही कम यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं किंगडम फंजाई के आगे। तो किंगडम फंजाई में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम हाइपी कहते हैं और नेटवर्क ऑफ हाइपी को माइसीलम कहा जाता है। माइसीलम सिनोसिटिक हाइपी, एक मिनट, वी हैव टू जूम्स। तो सिनोसिटिक हाइपी में कंटिन्यूस ट्यूब होती हैं। देखो इस प्रकार से समझो कि ये मान लो एक हाइपी है, ठीक है, ये हाइपी है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि ये डिवीज़न है, डिवीज़न होगा तो इसको सिनोसिटिक नहीं कहेंगे। तो ये एक हाइपी है पूरी और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, कंटिन्यूस ट्यूब हैं, इसीलिए लिखा हुआ है कि सिनोसिटिक हाइपी में कंटिन्यूस ट्यूब होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। तो बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होता है, फिर कैरियोगेमी होता है, फिर म्यूसिस होती है। तो प्लाज्मोगेमी इसमें प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होते हैं, गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। दूसरे स्टेप में 2 न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं, इसीलिए इसको कैरियोगेमी कहते हैं क्योंकि कैरियो का मतलब न्यूक्लियस है। तीसरे स्टेप में जाइगोट में म्यूसिस होती है। लेकिन कुछ फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में 2 न्यूक्लियाई पर सेल देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक सेल है ये और इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। इस कंडीशन को हम डाइकैरियोन कहते हैं कि एक सेल है और इसमें 2 न्यूक्लियस हैं। क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि जो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी है इसके बीच में थोड़ा सा जो कैरियोगेमी है और म्यूसिस है इसके बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है, इस वजह से डाइकैरियोन फेज देखने को मिलती है। बाद में फ्रूटिंग बॉडीज में रिडक्शन डिवीजन हो जाता है इन्हीं की, और म्यूसिस होने की वजह से ये बाद में हिप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं म्यूसिस से। तो सीक्वेंस याद रखना है कि प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी होगा, कैरियोगेमी के बाद म्यूसिस होगा और डाइकैरियोन फेज आपको एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, माइसेलम स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज के हिसाब से, माइसेलम स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी के हिसाब से फंजाई की 4 क्लासें बनाई गई हैं। इन 4 क्लासों में से सबसे पहली क्लास फाइकोमाइसिटीज है। फाइकोमाइसिटीज ही एक ऐसी फंजाई है जो एसेप्टेट होती है, बाकी सारी फंजाई सेप्टेट हैं। एसेप्टेट है, सिनोसिटिक है। इनको एल्गल फंजाई भी कहते हैं, और ये लोबर फंजाई है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर मोटाइल और इप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल के थ्रू होता है, जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। फाइकोमाइसिटीज एक्वाटिक होते हैं और ये सड़ी हुई लकड़ी पर उग जाते हैं। इनके एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से हैं, म्यूकर,
राइजोफस और एल्ब्यूगो। राइजोफस को ब्रेड फंजाई भी कहते हैं। एल्ब्यू को पैरासिटिक फंजाई और मस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। म्यूकर का डायग्राम है, उसमें एक पार्ट में नीट में पूछा गया था कि कोलुमेला किस फंजाई से रिलेटेड है। दूसरी क्लास है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई कहते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होती है। इसका एक्सेप्शन है ईस्ट जो कि सैक्रोमाइसिस है। इनका यूज़ ब्रेड बियर बनाने में किया जाता है। सैक्रोमाइसिस का अगर बियर बना रहे हैं, अगर 13% से ज़्यादा कंसंट्रेशन एल्कोहल का हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में ईस्ट अपने आप मरने लगती हैं ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसीलिए एल्कोहल को एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ किया जाता है। अब एस्कोमाइसिटीज जो हैं ये सेप्रोफाइटिक होती हैं, डिकम्पोजर, पैरासिटिक, कोप्रोफिलस, यानी ये गोबर पर उग जाती हैं, इसीलिए इनको कोप्रोफिलस कहते हैं। इनमें दो प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं। एक्सोजीनियसली एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, इनको हम कॉनेडियोफोर कहते हैं। वहीं पर एंडोजीनियसली इनके सेक्सुअल स्पोर बनते हैं जिसको एस्कोस्पोर कहा जाता है। ये दोनों फेज की कंडीशन एक साथ केवल आपको एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलेगी। वहीं पर इसकी शॉर्ट ट्रिक है आस्क न्यूरोसर्जन टू टेक पेनिसिलिन एट क्लास। आस्क से हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज, न्यूरोसर्जन से हो जाएगा न्यूरोस्पोरा, टू टेक से हो जाएगा ट्रफल्स और मोरस जिनको हम खा सकते हैं। वहीं पर पेनिसिलिन ठीक है, और क्लेबिसेप्स से हो जाएगा क्लास से हो जाएगा क्लेबिसेप्स। तो ये इसके एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि चलिए बताइए कि जो न्यूरोस्पोरा फंजाई है इसका जेनेटिक वर्क में काफ़ी यूज़ है, तो बताइए इसमें किस प्रकार से स्पोर बनेंगे वगैरह। ठीक है, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज़ की और ड्यूट्रोमाइसिटीज़ की। अब इनको हमने डिफरेंस करके लिखा है जिससे चीज़ें आसानी से याद हो सकें और हमारी यहाँ पर जगह भी सेफ हो सके। तो बेसिडियोमाइसिटीज़ को क्लब और ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ को एस्को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ में एसेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, बहुत ही ज़रूरी लाइन्स है। डाइकैरियोटिक फेज देखने को मिलती है इसमें। बेसिडियम में म्यूसिस होती है जो जिसकी वजह से 4 बेसिडियो स्पोर बनते हैं जो कि एक्सोजीनियसली बनते हैं। एक्सोजीनियसली 4 बेसिडियो स्पोर बनते हैं। बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी जिसको बेसिडियो कार्प कहते हैं। इसके एग्जाम्पल एग्रेकस मशरूम, उस्तिलागो स्मट और पिस्यूनिया पक्सीनिया रस्ट फंजाई है जो कि भीट पर लगती है। ठीक है, वहीं पर ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में केवल और केवल एसेक्सुअल स्पोर कॉनेडिया होते हैं, सेक्सुअल स्पोर इनमें नहीं होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल्स रिसाइकलिंग। इसके एग्जाम्पल हैं ट्राइकोडर्मा अल्टरनेरिया और कलेक्ट्राइकम। इसकी शॉर्ट ट्रिक है ट्राई अल्टरनेट कलेक्टर ड्यू टू इम्परफेक्ट कंडीशन इन डिस्ट्रिक्ट ट्राई अल्टरनेट कलेक्टर। ड्यू से ड्यूट्रोमाइसिटीज इम्परफेक्ट, और ट्राई से ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेट से अल्टरनेरिया, कलेक्टर से कलेक्ट्राइकम। ठीक है, तो हमने फंजाई को भी अब यहाँ से निपटा दिया है। अब हम बढ़ते हैं वायरस के ऊपर। तो ये वही वायरस है जिसने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है, क्योंकि इसके ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करती हैं और केवल वैक्सीन ही एक सॉल्यूशन है। वायरस का मतलब होता है, वायरस शब्द का मतलब होता है पॉइजनस फ्लड। कॉमन कोल्ड और फ्लू भी इसकी वजह से होता है। वायरस नॉन सेलुलर होते हैं, इनर्ट होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनका होता है। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक होते हैं, क्योंकि वायरस ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है। अगर वायरस नीचे डला हुआ है, ज़मीन पर डला हुआ है, तो वो नॉन लिविंग है, और अगर सेल के पास में पहुंच जाएगा, किसी इंसान के अंदर पहुंच जाएगा, तो वो लिविंग बींग जैसे व्यवहार करने लगता है। तो ये बहुत ही विचित्र तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। और एक और चीज़ आपको बता दें कि वायरस के बारे में आपको 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में कोई जानकारी नहीं मिलेगी, उसमें केवल प्रोटिस्टा, मोनेरा, बैक्टीरिया हैं।
आगे बढ़ते हैं कि वायरस पार्टिकल में दो चीज़ें होती हैं, एक तो बाहर की कवरिंग होती है और बीच वाला मटेरियल होता है। बाहर की कवरिंग कैप्सिड की होती है जो कि प्रोटीन से बनी हुई होती है। एनवेलप भी कई वायरस में देखने को मिलता है जो कि सभी वायरस में नहीं होता है। कोर की बात करेंगे, कोर का मतलब है उसके भीतर क्या क्या है वायरस के। तो वायरस के जैसे ही हम अंदर की तरफ पहुंचते हैं तो या तो आपको किसी वायरस में डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा, डीएनए या आरएनए मिलेगा, दोनों साथ में नहीं मिलेंगे, ज़रूरत भी नहीं है। अब बात करेंगे डीएनए की, तो अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ज़्यादातर आपको प्लांट एनिमल वायरस में देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स वायरस से होने वाली बीमारी है, उस वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। वहीं पर अगर आरएनए की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए से होने वाली बीमारी है डायरिया, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से रुबेला, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ज़्यादातर प्लांट में इन्फेक्शन करता है, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये ज़्यादातर इन्फेक्शन करता है एनिमल्स के अंदर। तो इसी प्रकार से हमने इस टेबल को बनाया हुआ है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसके बाद ये नोट्स समझेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़्यादातर प्लांट वायरस में कौन सा डीएनए मतलब कौन सा होता है, आरएनए या डीएनए, तो आपको बताना है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ज़्यादातर प्लांट वायरस में होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि जो वायरस पार्टिकल्स होते हैं इनको सबसे पहले क्रिस्टलाइन किया था WM स्टैनले नाम के वैज्ञानिक ने। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। कुछ वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ध्यान रखें बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। एग्जाम्पल 5174 बैक्टीरिया है जो कि जिसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ ए स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। ये आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा जो कि बैक्टीरियोफेज का डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है। कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म। मम्स भी एक वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको गिल्सी कहते हैं, ये पैरामॉक्सी वायरस की वजह से होती हैं। हर्पीस, इन्फ्लुएंजा और ये HPV और हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। वहीं पर वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। प्रूव किया था इसको किसने, हर्सी चीज ने प्रूव किया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA या RNA होता है। वायरस क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। ये दो स्टेटमेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये इवनबस की साइंटिस्ट थे 1892 में, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि जिनकी वजह से ये तम्बाकू में मोइजिक फॉर्मेशन होता है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें आपको नीचे पेज में लिखा हुआ है कि सिम्टम्स ऑफ वायरस, यानी कहीं पर भी वायरस की इन्फेक्शन होती है तो क्या क्या सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें भी ये ऑप्शन है मोइजिक फॉर्मेशन। टोबैको में सबसे पहले ये स्टडी किया था कौन से साइंटिस्ट ने, इवनबस की ने 1892 में। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए MW बेजर ने 1898। इन्होंने क्या किया, जो इन्फेक्शन वाली चाय की पत्ती का जो पेड़ था, जो इन्फेक्शन वाला पेड़ था, उसकी जो इन्फेक्शन वाले हिस्से को इन्होंने सही वाले प्लांट के ऊपर डाल दिया। तो जो सही प्लांट था उसका जो रस इसमें डाला, जो नए प्लांट में डाला, वो प्लांट भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। जैसे आपके ऊपर घाव है, उसी इन्फेक्टेड घाव को आप दूसरे व्यक्ति में थोड़ा सा घाव करके डाल देंगे तो उसको भी इन्फेक्शन फैल जाएगी। इससे क्या प्रूव होता है कि कुछ ना कुछ घाव वाले व्यक्ति का, जिसका घाव पका हुआ था, उसको सही वाले घाव व्यक्ति का भी पक गया है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया या वायरस हैं। तो ये सबसे पहले बताया था किसने, MW बेजर ने 1892, कॉन्टेजियम बाइमम फिलिडियम इन्फेक्शियस लिविंग फिलिड। उसके बाद हम जान लेते हैं कि वायरॉइड क्या होते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, इसीलिए ध्यान से आपको समझना है। वायरॉइड कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वायरस से भी छोटे होते हैं, वायरस से भी छोटे होते हैं, और इनके अंदर प्रोटीन कोट नहीं होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता है, केवल फ्री RNA इनमें पाया जाता है, और इसको हम बोलते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है,
और इसकी वजह से एक बीमारी होती है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज किसकी वजह से होती है? वाइरॉइड की वजह से होती है। और देख आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, केवल प्रोटीन होता है, तो आलू में तो केवल कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए इसको यहाँ से ऊपर वाली लेयर को हटा दिया गया है। वाइरॉइड क्या होते हैं? फ्री आरएनए होते हैं। आपको नीट 2025 में वो लिख देंगे कि वाइरॉइड हैव फ्री डीएनए। अगर उन्होंने लिख दिया फ्री डीएनए तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। सबसे पहले वाइरॉइड की खोज की थी 1971 में, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था टी.ओ. डायनियर। उन्होंने कहा था कि वायरस से भी छोटे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारी कर सकते हैं, उनका वाइरॉइड नाम रखा। उसके बाद अभी जो नई रिसर्च हो रही हैं उनमें से पता चला है कि प्रोटीन के भी कुछ एबनॉर्मल फोल्ड होते हैं, जैसे ये कि ये प्रोटीन है उल्टा सीधा मोड़ दिया। अगर इस प्रोटीन को आपके शरीर के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर कोई बीमारी हो सकती है। यानी कुछ स्पेसिफिक प्रकार के प्रोटीन उल्टे सीधे मुड़े हुए प्रोटीन हैं, इनको हम प्रियॉन्स कहते हैं। इन प्रियॉन की वजह से क्या होता है, इनकी साइज आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल वायरस के जितनी इनकी साइज है। और इनमें अगर हम एनिमल्स में बात करें तो इनमें जो बीमारी होती है वो बॉबिन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी होती है, BSE। और इंसानों में CJD CR जैकब डिसीज होती है, जो कि ये न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, यानी इंसान इनकी वजह से पागल हो जाते हैं, गाय भैंस पागल हो जाती हैं और मर जाती हैं। ये प्रियॉन्स इतने खतरनाक होते हैं। वहीं पर टॉपिक है लाइकेंस। लाइकेंस का मतलब होता है यह एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें दो रूम पार्टनर आपस में रह रहे हैं। कोई खाना बना रहा है तो कोई सब्जी बना रहा है, कोई पानी भर रहा है। ऐसे ही इनमें जो एलगी होती है, एलगी खाना बनाती हैं, इनको फाइकोबायोन्ट कहते हैं। और फंजाई क्या करती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, ज़मीन से सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसको माइकोबायोन्ट कहते हैं। फंगल कंपोनेंट इसको कहते हैं। लाइकेंस जो हैं सबसे पहले जो हैं रॉक्स में ग्रो करते हैं। और लाइकेंस के कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं NCERT के एक्सपेरिमेंट मटेरियल में, जो कि हैं क्रिस्टोज, फोलियोज और फ्रक्टियोज। लाइकेंस बहुत ही ज़रूरी होते हैं इकोसिस्टम में। और लाइकेंस वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन है, ये कभी भी आपको पॉल्यूटेड एरिया में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आज डेट थी 1 अप्रैल 2025 और इसी के साथ ही आपको हम एक दिन एक वन शॉट वीडियो लाते रहेंगे बायोलॉजी का। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि इससे बेहतरीन नोट्स आपको बहुत ही कम यूट्यूब चैनल्स पर देखने को मिलते हैं। तो मेरा नाम है भरत कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यू बायोलॉजी यूट्यूब चैनल।